अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। जो मैंने लास्ट आपके लिए एमसीक्यू किया था उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने लिखा था, मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई। और आप इसी तरह अपने प्लीज़ मुझे फीडबैक देते रहें। आज मैंने आपके लिए एक एमसीक्यू लिया है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से, तो वो काफ़ी अच्छा है और इसमें आपका एक टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। तो ये मैंने लिया है जून 6, 2023 NHEM, ठीक है। अब इसमें उन्होंने काफ़ी जो पेशेंट है उसको बड़ी सारी डिजीज़ हैं उसको प्रेजेंट किया उन्होंने। 65-year-old वुमन विद अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, systemic lupus erythematosus, adrenal insufficiency, osteopenia and depression presents in the emergency department with acute onset of nausea and vomiting for 12 hours. She reports lightheadedness, especially when standing. Her medication include amlodipine 5 mg daily, chlorthalidone 12.5 mg daily, levothyroxine 125 microgram daily, hydrocortisone 15 mg in the morning and 5 mg in the evening, fludrocortisone 0.05 mg 5 days per week, calcium carbonate 500 mg twice daily and citalopram 10 mg daily. तो इतनी सारी दवाइयाँ ले रही है। हाइपरटेंशन है, 65 years old है, हाइपोथायरॉयडिज्म, SLE, एड्रीनल इंसफिशिएंसी, डिप्रेशन, स्टियोपिनिया, सबकी दवाइयाँ वो ले रही है। अब उसको क्या है कि उसको एक्यूट ऑनसेट हो गया है नोजिया वॉमिटिंग का 12 आवर्स से, और लाइट हेडेडनेस खड़े होने पर उसको ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। अब ये सारी दवाइयाँ उसकी बता दी, यानी कि हाइड्रोकॉर्टिसोन जो डोज होती है सुबह में ज़्यादा, इवनिंग में कम, थायरोक्सिन ले रही है, डायूरेटिक ले रही है, एम्लोडिपिन अपने हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है, और सिटालोप्रैम भी ले रही है। तो अब इसके साथ क्या हुआ है कि when the patient is supine examination में her blood pressure 160/60 millimeter of mercury. When she sits up, her blood pressure decreases to 100/60 millimeter of mercury and heart rate increases to 125 beats per minute. Her mucous membrane appears dry and her lungs are clear bilaterally. Her heart sounds are normal. There is no jugular venous distension and her extremities show no edema. A chest radiograph performed in emergency department shows a 1.2 centimeter nodule in the right upper lung field that was not present on the images obtained 18 months ago. अब पेशेंट को जब एग्जामिन किया है 160/60 उसका ब्लड प्रेशर है, लेकिन उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के साइन मिल रहा है, ठीक है, टैकिकार्डिया हो रहा है उसको खड़े होने पे, और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है उसकी, लंग्स उसके क्लियर हैं, हार्ट साउंड। अब देखें एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। आप म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई, लंग्स क्लियर, हार्ट साउंड सही है, JVP कोई बड़ा हुआ नहीं है, एक्सट्रीमिटीज में कोई एडिमा नहीं है। अब सारी चीज़ें ये एक्सक्लूड कर रहे हैं आपको कि आप कौन सी उसमें फिट करेंगे डायग्नोसिस में। चेस्ट रेडियोग्राफ में एक बड़ी मतलब ये कि सिग्निफिकेंट उसको 1.2 सेंटीमीटर का एक नोड्यूल मिल रहा है राइट अपर लंग फील्ड में, जो 18 मंथ्स पहले उसके रेडियोग्राफ में नहीं था, अभी डेवलप हो गया कुछ, ठीक है। उस लेबोरेटरी फाइंडिंग्स अब बताएंगे। हीमोग्लोबिन उसका है 15.6 ग्राम पर डेसीलीटर, हेमाटोक्रिट 45.9 है, TLC 6500, प्लेटलेट्स 355,000, सोडियम 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड 85, carbon dioxide 32, BUN 42, creatinine 1.4, total calcium 12.5, albumin 3.9, glucose 125, serum osmolality 273 milliosmol per kilogram, 285 से 295 तक होनी चाहिए, ठीक है। ऑस्मोलैलिटी उसकी कम हुई हुई है। यूरिन अब यूरिन की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.031 है, यूरिन pH 5.0 है, यूरिन सोडियम लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यूरिन पोटेशियम 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यूरिन क्रिएटिनिन 100 वेरीज विद इनटेक, यूरिन ऑस्मोलैलिटी 830 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम। अब इसमें आप नोट करें क्या क्या एबनॉर्मेलिटी है लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में। तो उसका TLC ये सब तो सही है, सोडियम उसका कम हुआ है 125 मिली इक्विवेलेंट है, ठीक है।
और BUN उसका बढ़ा हुआ है 42, क्रिएटिनिन 1.4 थोड़ी सी बढ़ी हुई है, कैल्शियम उसका बहुत बढ़ा हुआ है 12.5, एल्ब्यूमिन उसका 3.9 नॉर्मल है, ग्लूकोज भी 125 है, सीरम ऑस्मोलैरिटी उसकी कम है। ठीक है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूरिन सोडियम देखें, स्पॉट यूरिन सोडियम उन्होंने बताया लेस देन 20 है। ठीक है, बाकी क्रिएटिनिन 100 है, वो वेरी करता है इनटेक से। यूरिन ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इसको हाइपोनेट्रीमिया है। कौन सा, हाइपोटोनिक है ना, ऑस्मोलैरिटी इसकी कम है, सही है। और सिग्निफिकेंट एलिवेशन है इसके कैल्शियम में, और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बहुत बढ़ी हुई है। ठीक है, तो क्या बनेगी, अब देखें हाइपोनेट्रीमिया उन्होंने आपसे एक्चुअली पूछा है क्वेश्चन, वो पूछ रहे हैं इन एडिशन टू होल्डिंग द क्लोर्थालिडोन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट प्रोवाइडिंग stress doses of glucocorticoids and serially reassessing the patient's clinical condition and laboratory parameters, which of the following next step is most appropriate for immediate management। अब देखें वो कैल्शियम भी ले रही थी ना, तो जाहिर है उसको बंद कर दिया, डायूरेटिक ले रही थी, डायूरेटिक आपने होल्ड किया, अब क्या करेंगे आप, मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट मैनेजमेंट आपको करनी है। ठीक है, ए उन्होंने ऑप्शन दिया है एडमिनिस्टर 1 लीटर ऑफ 0.9 सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनसली, बी है इंक्रीज फ्लूइडोकॉर्टिसोन टू 0.1 मिलीग्राम डेली, सी है एडमिनिस्टर 100 ml ऑफ 3% सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनसली, डी है एडमिनिस्टर 4 मिलीग्राम ऑफ जोल्ड्रोनिक एसिड इंट्रावेनसली, ई है स्टार्ट फ्रूसेमाइड 40 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। अब क्या करेंगे आप, जाहिर बात है अगर आप फ्रूसीमाइड देंगे वो तो आप इसके ऊपर कोई सितम ही तोड़ देंगे, मतलब ये कि वो पहले ही डिहाइड्रेटेड हो रही है। डिहाइड्रेशन का उन्होंने बता दिया ना, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई, लंग क्लियर है, उसका मतलब है कोई उसको वो नहीं हुआ फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा उसका सोडियम जो है उसमें माइल्ड, अब मैं कहूँगी कि कम है 125। ठीक है, मॉडरेट भी अगर कम होता ना तो फिर आप हाइपरटोनिक्स लाइन देते हैं, फ्लूइडोकॉर्टिसोन बढ़ाने से तो कुछ भी नहीं होगा, और जोल्ड्रोनिक एसिड तो अभी प्रीमेच्योर है कि आप दें उसको। ठीक है, पहले आप उसको सही से वो कर लें। अब इसमें उन्होंने जो बताया ना, करेक्ट ऑप्शन तो वही है एडमिनिस्टर 1 लीटर ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनसली। ठीक है, हाइपरटोनिक आपको देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 0.9% ही देंगे। की लर्निंग पॉइंट वो बता रहे हैं ना, पेशेंट विद हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया एसोसिएटेड विद वॉल्यूम डिप्लीशन, treatment should first be aimed at providing adequate fluid volume and establishing U volume। तो आप पहले U volume में करें। अच्छा देखें, हाइपोनेट्रीमिया जो है ना कॉमन आ रहा होता है, तो उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज करना आना चाहिए। हाइपोनेट्रीमिया में ये है कि आप कैसे उसकी टियोलॉजी पता लगाएंगे, हिस्ट्री एग्जामिनेशन। अब हिस्ट्री इसमें बताइए ना, डायरेटिक भी ले रही है और एसिटालोप्रैम भी ले रही है, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट, और फ्लूइडोकॉर्टिसोन, ये सारी चीज़ें ले रही है। लंग उसके क्लियर हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी ड्राई है। तो पहले तो आप मतलब जो सोडियम है, एक्चुअली जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ट्रू पिक्चर नहीं होती बॉडी में जितना सोडियम है, वो एक्चुअली जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड अगर इंटेक ज़्यादा हो जाए तो फिर सोडियम जो है वो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। तो फ्लूइड देखने की ज़रूरत है, उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी है, फिर आपने एग्जामिनेशन करना है, फिर उसके बाद जो है आपने पहला काम ये करना है कि उसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे कैलकुलेट, फॉर्मूला है 2 सोडियम प्लस ग्लूकोज इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, फिर प्लस BUN मिलीग्राम पर डेसीलीटर डिवाइडेड बाय 2.8। अब ये 18 कहाँ से आया, मतलब एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, वो अगर हम ग्राम पर लीटर में करते हैं तो 180 ग्राम पर लीटर होता है, तो उसको मिलीग्राम में जब करेंगे ना तो 1.8 हो जाएगा। इसी तरह जो वो है BUN जो है वो 18 है, तो उसको आप वो 2.8 हो जाएगा मिलीग्राम में, यानी ग्राम में है वो,
तो ऑस्मोलैलिटी जो है वो क्या होती है, यानी कि सॉल्यूट्स पर किलोग्राम ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन जो है वो ऑस्मोलैरिटी है। और ऑस्मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। तो ऑस्मोलैरिटी आपकी निकल आएगी। तो 2 सोडियम जो है ना उसको आप मतलब ये कि ऐड करते 2 सोडियम के मॉलिक्यूल को, फिर उसके बाद ग्लूकोज जितना आया मिलीग्राम पर डेसीलीटर में उसको डिवाइड करते हैं आप, फिर उसके बाद जो है वो 18 से फिर प्लस करें आप BUN जितना आया पेशेंट का उसको डिवाइड करते हैं 2.8 से, तो आपका जो है ना ये निकल आएगा सीरम ऑस्मोलैरिटी। अब उसमें उन्होंने पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया आपको 275। तो पहले तो हमने हाइपोनेट्रीमिया को जो 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आता था, पहले आपने उसको देखना है कि वो कौन सा है, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है। ठीक है, तो ये हाइपोटोनिक निकल रहा है। अगर हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया आ रहा है तो फिर आपने फ्लूइड स्टेटस पेशेंट का देखना है। ठीक है, कि मतलब हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया है या यू वॉल्यूमिक हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया है या हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया है। तो ये फ्लूइड स्टेटस आपको पेशेंट का बताएगा ना। जेवीपी भी रेज नहीं है, रेज होगा तो जाहिर बात है कि उसको फ्लूइड होगा, पल्मोनरी एडीमा वगैरह होगा, तो एडीमा होगा। उन्होंने सब कुछ एक्सक्लूड कर दिया ना, कोई एडीमा नहीं है, जेवीपी रेज नहीं है, लंग्स उसके क्लियर हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी ड्राई है, तो डिहाइड्रेशन उसको हुई भी है। तो वॉल्यूम स्टेटस यूँ आपको पता चल गया, हिस्ट्री लेके आपको पता चल जाएगा ना, आपको एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जब ये कर लिया, उसका वॉल्यूम स्टेटस जब मालूम कर लिया, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उसका आ रहा है हाइपोवॉल्यूमिक, जैसे इसमें आ रहा है हाइपोवॉल्यूमिक है ना, डिहाइड्रेशन, तो उसकी कॉजेज आप अब फिर उसके बाद क्या कराएंगे आप, यूरिन स्पॉट सोडियम जो इसमें उन्होंने करवाया हुआ लेस देन अगर 20 है ना, तो इसका मतलब है नॉन रीनल सोडियम लॉस हो रहा है। अगर मोर देन 20 होता तो रीनल सोडियम लॉस होता है। ठीक है, ये याद रखें। तो आप हमेशा जो है ना वॉल्यूम स्टेटस अगर लो है, डिहाइड्रेशन वाली पिक्चर है, तो फिर आपने स्पॉट यूरिनरी सोडियम कराना है। अगर लेस देन 20 आ रहा है, वैसे तो किताब में लिखा हुआ है लेस देन 10, तो लेकिन उन्होंने 20 बताया, तो उसका मतलब जाहिर बात है कि वही होगा। तो नॉन रीनल लॉस हो रहा है। नॉन रीनल लॉस किस किस चीज़ से होता है याद रखें, डिहाइड्रेशन किसी भी वजह से हो जाए, नोजिया वॉमिटिंग और डायरिया। तो इसमें वॉमिटिंग की हिस्ट्री है ना इसको, तो ये यहाँ पे फिट हो रही है, यानी हाइपोटोनिक हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया है इसको। सही है। अब अगर जो है इसका होता मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसका यूरिनरी स्पॉट सोडियम अगर होता, तो फिर इसको रीनल लॉस होता है ना। तो वो किस लिए होता, फिर उसमें आपके डायबिटिक आ जाते, नेफ्रोपैथी वगैरह आ जाती, थायराइड डायबिटिक्स आ गए, और ये आ गया अपना एस इनहिबिटर्स वगैरह। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये तो हो गया हाइपोवॉल्यूमिक। ठीक है, अब यू वॉल्यूमिक, यानी कि बिल्कुल सही है उसका वॉल्यूम स्टेटस पेशेंट का, कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, कोई एडिमा नहीं है, नथिंग, सब नॉर्मल है, लेकिन उसको हाइपोनेट्रीमिया आ रहा है। तो फिर क्या कॉजेज होंगे, अब याद रखें, करेंगे आप। उसमें होता है SIADH, यानी सिंड्रोम ऑफ इन अप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन जो होता है वो हो गया, फिर नेफ्रोपैथी हो गई, फिर साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया हो गया, बियर पोचोमेनिया हो गया, एस इनहिबिटर्स, डायूरेटिक्स, और क्या है, ये याद आ रही है मुझे चीज़। तो ये हो गई, इसको आपने एक्सक्लूड करना है। फिर अगर हाइपर वॉल्यूमिक, अगर यही पेशेंट ऐसी होती है इसका जेवीपी बढ़ा हुआ होता, पल्मोनरी एडीमा आ रहा होता और उसको फीट में एडीमा होता, तो इसको होता कौन सा, हाइपर वॉल्यूमिक होता ना। तो हाइपर वॉल्यूमिक में फिर क्या कॉजेज होती, जाहिर बात है कार्डियक फेलियर हो सकता था, लिवर डिजीज सिरोसिस हो सकता था, रीनल नेफ्रोपैथी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता था। ठीक है, और ये सारी चीज़ें उस वक्त हो सकती हैं, उसमें हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा, जो पहले हमने सबसे पहला काम अगर हाइपोनेट्रीमिया आ रहा हो तो आपने करना होता है
ऑस्मोलैलिटी आपने निकालनी होती है। तो अगर ऑस्मोलैलिटी आ रही है नॉर्मल, यानी कि आइसोटोनिक आ रही है, तो फिर क्या कॉजेज होती हैं? हाइपर प्रोटीनीमिया होता है और हाइपर लिपिडीमिया की वजह से हो सकता है, यानी कि काइलोमाइक्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो गए हैं, रियरली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, तो फिर होता है। और अगर हाइपोटोनिक आ रहा है तो फिर आपने ये करना है वॉल्यूम स्टेटस देखना है। और अगर जो है अगर हाइपर टॉनिक आ रहा है, यानी कि 295 मिली ऑस्मोल पर केजी से बड़ी भी है ऑस्मोलैलिटी, तो फिर आपने क्या होगा, फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है फिर, ठीक है, कीटो एसिडोसिस और सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ग्लिसरॉल, इन सब की वजह से जो है ना, और जो पॉइजन्स होते हैं उन सब की वजह से फिर वो ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है ना, जैसे क्या है वो, इथेनॉल, मिथेनॉल, इन सब चीज़ों इंजेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा हाइपोनेट्रीमिया को अच्छे से समझने के लिए हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद ऑस्मोलैलिटी आपने कैलकुलेट करनी है उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के। फिर उसके बाद आपने ऑस्मोलैलिटी जब करा ली, अगर हाइपोटोनिक मिल रहा है तो फिर आपने वॉल्यूम स्टेटस देखना है। वॉल्यूम स्टेटस या तो मतलब ये कि कम है, अगर डिहाइड्रेशन है तो आप जो है वो क्या करेंगे, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं वो सब मैंने बता दिया। फिर अगर यू वॉल्यूमिया है तो फिर क्या होती हैं, फिर अगर हाइपर वॉल्यूमिया है तो फिर क्या होती हैं। तो फिर आपको ना बहुत आसान हो जाएगा उसको। और हमेशा जो है ना, मैं कहती हूँ हर पेशेंट का, आप चाहे कुछ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आप उसकी ऑस्मोलैलिटी जो है ना वो कैलकुलेट क्या करें अपने पास के। मैं उसमें आपको लिख के दिखा रही हूँ, अभी इसमें मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये कि अभी जब आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो मैं उसमें ऊपर से डलवा दूंगी। तो वो अपने कागज में लिख के रखें, जेब में रखें, पर्स में रखें, जहाँ पे भी रखना रखें, हर वक्त उसको जो है ना वोट करते रहें और उसको कैलकुलेट करते रहें। तो फिर क्या मसला है, इतना आसान है फिर उसको ट्रीट करना। तो आपने मतलब मॉडरेट भी नहीं है, अगर 125 यानी हम क्या कहते हैं कि 135 से अगर कम हो तो हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं ना, तो ये 125 आ रहा है तो ये माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया आ रहा है। अगर 120 से भी कम हो जाए, 125 से कम है अगर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो मॉडरेट है, अगर 120 से भी कम है तो फिर सीवियर है। तो उसमें तो फिर आपको मॉडरेट और सीवियर में आपको हाइपरटोनिक सलाइन यानी कि 3% सोडियम क्लोराइड आपको देना होता है। उसमें बहुत मतलब आईसीयू की मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तेज़ दे देंगे तो पॉन्टाइन माइलिनोलोसिस का खतरा होता है, तो उसको बहुत मतलब ये कि एहतियात से दिया जाता है, ठीक है, कि एकदम रैपिड करेक्शन ना हो जाए उसकी। तो ये चीज़ थी। अच्छा, मैंने एक पेशेंट का देखा था, फिट्स के साथ वो पेशेंट आई थी, सीजर्स उसको हो रहे थे, और जब हमने उसके साथ टेस्ट कराया तो उसका पता है सोडियम कितना आया था, 100 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर था उसको। ओह माय गॉड। फिर उसके बाद उसको बहुत दिन से नोजिया, और नोजिया आप समझ लें हमेशा जो है ना, हम लोग नोजिया के साथ अगर पेशेंट आता है एलएफटी करा रहे हैं, भाई एलएफटी तो सही आ गया, सब कुछ सही आ गया, अरे भाई उसके इलेक्ट्रोलाइट तो करा लो। सोडियम हाइपोनेट्रीमिया में इतना ज़बरदस्त नोजिया होता है बहुत। इसका मतलब ये सिम्टम है फटीग, नोजिया। फिर अगर जितना और ज़्यादा कम हो जाएगा तो ऑल्टर्ड स्टेटस ऑफ मेंटल स्टेटस होगा, और फिर अगर और भी कम हो जाएगा तो सीजर्स होने लगेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अब इन्होंने जो बताया डिटेल फीडबैक में, देयर आर सेवरल पोटेंशियल इटियोलॉजीज फॉर दिस पेशेंट्स नोजिया, वॉमिटिंग एंड लाइट हेडेडनेस। शी मे हैव adrenal insufficiency और her symptoms may be related to her hypercalcemia and hyponatremia। अच्छा, हाइपरकैल्सीमिया जो उसको हो रहा है उसको तो देख लो, हाइपरकैल्सीमिया क्यों हो रहा है उसको? एक इसको जो लंग में लीजन आया है तो हो सकता है कि वो मैलिग्नेंट हो और वहाँ से जो है वो कैल्शियम उसकी वजह से बढ़ा हुआ, यानी कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं ना, तो वो हो सकता है।
Hypercalcemia, hyponatremia in any patient who presents with a history of adrenal insufficiency and new intercurrent illness, it is reasonable to increase the dose of glucocorticoid stress doses. However, the dose of mineralocorticoid fludrocortisone generally does not need to be increased. तो मतलब हमेशा है कि आप किसी को एड्रीनल इंसफिशिएंसी एडिसन्स डिजीज है तो उसको आपने 15 मिलीग्राम मॉर्निंग में, 5 मिलीग्राम इवनिंग में अगर दिया हुआ है उसको, और अगर उसको कोई भी इंटरकरेंट इलनेस हो गई है तो उसको आप बढ़ा देंगे हमेशा, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप पहले ही पेशेंट को बता देते कि उसको इंक्रीज कर देना, तो वो कर देंगे, लेकिन फ्लूट्रोकॉर्टिसोन को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट इफ अ हाई डोज ऑफ इंट्रावेनस हाइड्रोकॉर्टिसोन इज यूज्ड फॉर द स्ट्रेस डोजेज ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देन इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी इटसेल्फ, तो उसी से पूरी हो जाती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, एंड द मिनरलोकॉर्टिकॉइड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यू डेज। इन एडिशन टू स्ट्रेस डोजेज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इंट्रावेनस फ्लूइड्स are also indicated in a patient with acutely symptomatic adrenal insufficiency। और वैसे भी अगर किसी को ये सब चीज़ ना हो, सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया में हाइपरकैल्सीमिया में अगर पेशेंट आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट तो फिर फ्लूइड ही है ना, नॉर्मल सलाइन ही देंगे ना आप, बहुत ज़्यादा उसको मतलब फ्लूइड आप लेंगे। This patient's hypercalcemia is of unclear etiology at this point, but may be related to the possible malignancy seen on the chest radiography. The best initial management of hypercalcemia is intravenous fluids such as 0.9% sodium chloride. This may be sufficient to normalize the calcium. Therefore, administering zoledronic acid would be premature at this point. In addition, this patient has renal dysfunction, which is relative contraindication to the bisphosphonate therapy. मतलब 1.4 तो उसका creatinine आ रहा है, BUN उसका बढ़ा हुआ है, तो उसको तो वैसे ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड बन रहा है बिस्फॉस्फोनेट, तो अभी एकदम से तो नहीं शुरू कर देंगे आप। Before starting intravenous fluids for the hypercalcemia and the adrenal insufficiency, the effects of this intervention on the patient's hyponatremia should be considered. This patient's history and physical examination findings suggest hypovolemia. Hypovolemia stimulates antidiuretic hormone secretion, which will increase renal absorption of water and reduce urine volume. अब देखें, अब ये चीज़ याद रखें ना, हाइपोवॉल्यूमिया हुआ है उसको, रीनल जो वेसल्स हैं ग्लोमेरुलाई, वहाँ पे फ्लूइड कम आया, तो फिर वहाँ से स्टिमुलस जो है, क्योंकि क्या होगा, स्टिमुलस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज करवाएगा, तो एडीएच जो है तो वो डिस्टल ट्यूब्यूल में एक्ट करके वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा। जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी ना नॉर्मली, इसलिए कि इसमें 850 बताइए मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम, तो इसलिए कि नॉर्मल मतलब फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक की वजह से है, ठीक है। तो हाइपोवॉल्यूमिया स्टिमुलेट्स एंटीडायरेटिक हार्मोन, एडीएच सिक्रीशन विच विल इंक्रीज रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम। तो यूरिन वॉल्यूम जब रिड्यूस हो जाएगा तो जाहिर है उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। इन एडिशन हाइपोवॉल्यूमिया स्टिमुलेट्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब उसके अलावा एक दूसरी भी चीज तो वो कर रहा है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सेस, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कैसे स्टिमुलेट होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी ग्लोमेरुलाई में, तो उसके जो आफरेंट आर्टीरियोल है ना उनके पास वो है मैक्यूला डेंसा, तो वो मैक्यूला डेंसा से जो है वो निकलता है रेनिन, तो जैसे ही वो कम होता है ना वहाँ पे ब्लड फ्लो, तो वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो रेनिन बनाने लगता है, रेनिन पे कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 है जो है पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, उसके अलावा वो एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन निकलता है, तो एल्डोस्टेरोन जो है सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब कराता है डिस्टल ट्यूब्यूल में किडनी की, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो रही हैं, एडीएच वाटर रीअब्सॉर्ब करा रहा है, एंटी डायग्रेसिस करा रहा है, और ये जो है वो सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करा रहा है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन रीनल सोडियम रीअब्सॉर्प्शन। तो वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा इन द सेटिंग ऑफ वॉल्यूम डिप्लीशन, द यूरिन ऑस्मोलैरिटी शुड बी वेरी हाई एंड यूरिनरी सोडियम वेरी लो एज इट इज सीन हियर, ठीक है। तो इस वजह से ये है। In this setting, if the patient ingests dilute fluid, अब ये सेटिंग हुई हुई और डाइल्यूट फ्लूइड लेने लगे, यानी कि 5% डेक्सट्रोज हमने लगा दिया, जैसे करते हैं ना पेशेंट का, बस जो मर्जी आया लगा दो, अरे भाई देख तो लो उसको सोडियम पोटेशियम ये सब क्या है। हाइपोनाट्रीमिया विल डेवलप,
अगर डाइल्यूट फ्लूइड लेगा तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा उसको। व्हेन वॉल्यूम इज रीस्टोर्ड इन द पेशेंट्स विद हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया द स्टिमुलस फॉर एडीएच इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। जाहिर बात है जब वॉल्यूम रीस्टोर हो गया तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से एडीएच को कोई स्टिमुलस नहीं होगा। जो पहले ऑस्मो रिसेप्टर्स जो वहाँ पे पड़े हुए थे आपके हाइपोथैलेमस में स्टिमुलेट कर रहे थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को टू सिक्रीट दिस एडीएच, तो वो वहाँ पे नहीं रहेगा वो वाला स्टिमुलस, तो किडनीज आर एबल टू एक्सक्रीट एक्सेस वाटर। तो जब एडीएच का स्टिमुलस नहीं है तो फिर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा एक्सक्रीशन, क्योंकि वो तो हाइपोवॉल्यूमिया हुआ था, उसके फीडबैक में जो है वो रीअब्जॉर्ब करा रहा था ना। अब जब स्टिमुलस ही खत्म हो गया तो नॉर्मल एक्सक्रीट होने लगेगा वाटर यूरिन में। दस द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन दिस केस इज टू एडमिनिस्टर 0.9% सोडियम क्लोराइड। It is worth noting, however, that patients with hypovolemic hyponatremia are at risk for rapid correction and require close monitoring. तो इसमें रैपिड करेक्शन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं कि बस फौरन तेज करके 1 लीटर दे दिया, तो ऐसा नहीं है। और वैसे भी अगर मॉडरेट टू सिवियर हो तो फिर तो आईसीयू में रख के आपको बहुत एहतियात से कि खदशा होता है कि पोंटाइन माइलिनोलोसिस ना हो जाए रैपिड करेक्शन की वजह से सोडियम की, ठीक है। तो उसको बहुत आप 3% जब देते हैं ना सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक, बहुत याद से देते हैं, बहुत स्लो देते हैं। हाइपरटोनिक 3% saline can be used in a patient with moderate hyponatremia, sodium 120 to 129 milliequivalent per liter, और severe hyponatremia sodium less than 120 milliequivalent per liter। मैंने आपको बताया मैंने 100 देखा हुआ है, ठीक है। 118 जब पहली दफा मैंने देखा था, ओह माय गॉड था मुझे, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको करेक्ट किया था। बल्कि उसका जो है मैंने मैंने अपनी वेबसाइट में मैं लिखती हूँ ना इंटरेस्टिंग केसेस, तो उसमें है अ केस ऑफ डायरिया एंड वॉमिटिंग टर्न आउट टू बी तो वो आप पढ़िएगा, बड़ा मजे का है वो। तो उसमें मैंने ना उसमें उसका 118 आया था शायद, और फिर 110 हो गया था। Who have severe symptoms of hyponatremia such as altered mental status. It can be used in patients with severe hyponatremia and moderate symptoms such as nausea and vomiting or malaise. However, this patient has moderate hyponatremia and only moderate symptoms. Thus, the risk of correcting too quickly or too much outweighs the benefit. In this case, correcting the volume is a better first step. तो पहले आपने वॉल्यूम सही करना है, उसका वॉल्यूम ही कम हुआ है, हाइपोवॉल्यूमिया उसको। ADH level should rise in hypovolemia and hyperosmolality. When ADH levels are elevated without these two conditions, it is diagnostic of syndrome of inappropriate and antidiuretic hormone, SIADH. अब ADH तो हमारा नॉर्मली उस वक्त निकलेगा ना कि जब हाइपोवॉल्यूमिया हुआ हो या फिर हाइपर ऑस्मोलैलिटी हुई भी हो, ठीक है। अगर इन दो स्टिमुलस के बगैर ही एडीएच कहीं से निकल रहा है, बरामद हो रहा है, तो फिर तो वो इनअप्रोप्रिएट हो गया ना एंटीडायरेक्ट हार्मोन। तो इन SIADH पेशेंट्स आर euvolumic, but the inappropriate release of ADH leads to concentrated urine. If the patient ingests dilute fluids, hyponatremia develops. ठीक है। This patient has several risk factors for SIADH. अब देखें इसमें है वैसे रिस्क फैक्टर ना, एक तो उसके वो निकल लंग में जो नोड्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जो है उसका बाइस भी हो सकता है कि इसका जो कैल्शियम मैलिग्नेंसी की वजह से हाइपरकैल्सीमिया हुआ है। इसके अलावा उसको SIADH भी हो सकता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन है कि लंग स्मॉल सेल कार्सिनोमा से भी निकलता है ना, इंक्लूडिंग अ लंग लीजन एंड यूज ऑफ सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। एक दूसरी चीज भी तो ये ले रही है ना, सिटालोप्रैम ले रही है ये अपने डिप्रेशन के लिए। बट द क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, फाइंडिंग ऑफ ऑर्थोस्टैटिक टैकिकार्डिया। अब देखें ना, अब उन्होंने आपको एक तरह से डेटरेंट भी हो सकता है ये सिनेरियो कि आप समझें कि भाई लंग लीजन है तो फिर SIADH। अब SIADH क्यों हम कंसिडर इसमें नहीं करेंगे, इसलिए कि इसको तो वॉल्यूमिया तो है नहीं, इसको तो सीधा सीधा हाइपोवॉल्यूमिया है ना, उसको डिहाइड्रेशन हुई हुई है, इसको मतलब इसको हिस्ट्री है वॉमिटिंग परसिस्टेंट हो जा रही है इसको। तो SIADH अभी तो इसके ऊपर फिट नहीं हो रहा, लेकिन ये कि एक है वो कि हो सकता था अगर इसके एग्जामिनेशन फाइंडिंग कुछ और करते हैं वो तो ठीक है। तो इस वक्त आप इसको नहीं कंसिडर करेंगे।
तो एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ ऑर्थोस्टैटिक टैकिकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई, वो तो हाइपोवॉल्यूमिया की तरफ इशारा कर रही हैं। एंड लो यूरिन सोडियम लेवल सजेस्ट हाइपोवॉल्यूमिया। Treatment for SIADH typically includes addressing the underlying cause and restricting fluid intake, with additional interventions to be considered if necessary. ठीक है, तो ये अभी जब तक, इसीलिए कहते हैं ना कि आपने हाइपोनेट्रीमिया अगर आपको मिल रहा है तो सबसे पहले ऑस्मोलैलिटी कैलकुलेट करें। ऑस्मोलैलिटी कैलकुलेट कर लिया, अगर आइसोटोनिक आ रही है तो उसकी क्या कॉजेज हैं। अगर हाइपोवॉल्यूमिया निकल रहा है तो फिर आपने वॉल्यूम स्टेटस करना है ना, तो उसमें फिर आपने यूरिन सोडियम कराना है अगर आपको वॉल्यूम कम मिल रहा है, मतलब डिहाइड्रेशन वाले साइंस हैं। अगर जो है यूरिनरी स्पॉट सोडियम लेस देन 10 या लेस देन 20 अगर आपको मिल रहा है तो एक्स्ट्रा रीनल सोडियम लॉस की तरफ इशारा कर रहा है ये। उसमें डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया ये चीज़ हो सकती है जो हमारे पेशेंट को हो रही है इस वाले केस में। और अगर जो है मोर देन 20 आ रहा है तो उसका मतलब है रीनल लॉस हो रहा है सोडियम का, तो इससे आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है। अगर हर दफ़ा आप करेंगे ना तो फिर क्या आपको बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक दफ़ा ही पढ़ेंगे और बस फिर उसके बाद फुल्ला ये तो इतना मुश्किल है, तो ये तो हर वक्त की चीज़ है ना हम लोग के लिए। तो कितना ज़रूरी है कि आप ऐसे पेशेंट को कोई डेक्सट्रोज वाटर ना लगा दें जिसका जो है सोडियम आपने कंसिडर ही नहीं किया, ना उसकी आपने वो देखी कि ऑस्मोलैलिटी कितनी थी, और आप उसको कितना क्या कर रहे होते हैं ना ये जो मतलब क्लिनिक में जीपीज बस चलाए जा रहे होते हैं ड्रिपें कोई टाइप की हरकत है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब थायजाइड डायरेटिक, अब देखें ना डायरेटिक भी तो होल्ड करने की जरूरत है, इंक्लूडिंग क्लोरथालिडोन वो ले लिए, लीड्स टू हाइपोनेट्रीमिया मोर कॉमनली देन लूप डायरेटिक्स। तो थायजाइड डायरेटिक्स एक्ट in the distal convoluted tubule interfere with the kidney's ability to maximally dilute the urine. As a result, the kidneys have more difficulty excreting a water load, which can lead to hyponatremia, particularly in individuals with other reasons for impaired water excretion, such as older individuals and those with lower solute intake. ठीक है, तो उनमें ज़्यादा होगा ना, मतलब इम्पेयर्ड वाटर एक्सक्रीशन भी हो रही है, ऊपर से जो है वो पेशेंट सॉल्यूट इंटेक भी नहीं ठीक से ले रहा है। दिस वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया, देन द यूरिन सोडियम वुड नॉट बी लो एंड द यूरिन ऑस्मोलैलिटी वुड नॉट बी एज हाई एज इन दिस केस। ठीक है, तो ये इस वजह से भी नहीं हो रहा। Loop diuretics such as furosemide interfere with the kidney's ability to maximally concentrate the urine by diluting the medullary gradient. Therefore, loop diuretics can help in the management of SIADH by causing more dilute urine and improved excretion of excess free water. However, loop diuretics would not be an appropriate immediate strategy for a patient with evidence of volume depletion. लेकिन अगर मतलब है कि कोई पेशेंट आया आपके पास हाइपोनेट्रीमिया का, उसकी आपने हिस्ट्री लिया, हाइपरटेंसिव है, वो ले रहा है डायरेटिक वायरेटिक, तो आप होल्ड कर देंगे। जो सभी डायरेटिक ले रहा है आपने बंद करा देना, ठीक है। उस वक्त both types of diuretics can lead to hyponatremia if volume depletion develops and then patient brings significant amount of fluid. Loop diuretics have been used for the management of hypercalcemia and previously were touted to increase urinary calcium loss by interfering with reabsorption in the loop of Henle. Although this principle has been challenged, furosemide can still be helpful in patients with hypercalcemia who have volume overload. तो मतलब वॉल्यूम ओवरलोड अगर होगा तो फिर आप ये यूज़ करेंगे ना। डिहाइड्रेशन में तो ये मतलब ये कि फेटल ही हो जाएगा उसको, अगर ऑप्शन में बिल्कुल गलत है। खत्म हो गया, ठीक। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा था ये, उसमें पूरा जो है आपका हाइपोनेट्रीमिया इन्होंने कवर कर लिया हर तरह से। तो ज़रूर मुझे आप अपना फीडबैक दीजिएगा, बड़ी खुशी होती है मुझे पढ़ के आप लोग लिखें। और मैं प्लान कर रही हूँ कि आपका जूम में कोई लेक्चर लूँ, तो उसके लिए भी मुझे सजेशन कर दें कि कौन सा टॉपिक आप डिस्कस करना चाहेंगे उस जूम लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।